आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिव 6 नियम। तो इससे पहले हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वह पदार्थ होता है जिनसे रेडियो एक्टिव विकिरण स्वतः ही उत्सर्जित होते रहता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ वह पदार्थ होता है जिनसे रेडियो एक्टिव विकिरण स्वतः ही उत्सर्जित होते रहता है और इस घटना को कहा जाता है रेडियो एक्टिवता। इस घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता। तो जैसे किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से विकिरण उत्सर्जित होता होगा तो उनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या में धीरे धीरे क्या होगा? कमी होगा। तो इन्हीं कमी के बारे में रेडियो एक्टिव 6 नियम से हम लोग समझते हैं कि ये कमी किस प्रकार होता है और कैसे होता है। तो ये उसका डेरिवेशन है। तो इसी डेरिवेशन के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो रेडियो एक्टिव 6 के नियम में ये कहा गया कि किसी भी पदार्थ के, जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, अर्थात जो वहां से विकिरण निकल रहा होगा, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर या उसके विघटन की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसे समझते हैं। तो इसके अनुसार यदि किसी परमाणु में यदि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गया तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या ज्यादा है तो रेडियो एक्टिव विकिरण ज्यादा उत्सर्जित होगा, और यदि परमाणुओं की संख्या कम होगा तो रेडियो एक्टिव विकिरण भी कम उत्सर्जित होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ में जब परमाणुओं की संख्या ज्यादा होता है तो वहां से रेडियो एक्टिव विकिरण भी ज्यादा उत्सर्जित होता है, और जैसे जैसे उसका विघटन होते जाएगा और जैसे जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या में कमी आएगा वैसे वैसे उनके क्षय होने की दर में भी कमी आता है। तो यहीं से फिर कहा गया है कि किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसके लिए हम लोग प्रारंभिक कंडीशन को इसके लिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि किसी क्षण t पर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उनमें माना किसी क्षण t पर रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या है? n है। माना किसी क्षण t पर उस रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितना है? n है। तथा थोड़े से और समय को बढ़ा देते हैं। थोड़े से और समय को बढ़ा देने पर क्षण t प्लस dt पर परमाणुओं की संख्या घटकर n-dn हो जाती है। इसमें यह मान के चल रहे हैं कि प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या क्या है? n है। अब हमें पता है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होते रहता है, और जब इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से विकिरण उत्सर्जित हो रहा है तो परमाणु की संख्या में क्या होगा? कमी आएगा। तो थोड़ा सा समय को और बढ़ा दिए। ये समय t पर बात हो रहा था, ये समय t प्लस dt पर बात हो रहा है। तो समय t पर परमाणु की संख्या n है, तो जैसे ही थोड़ा सा और समय को बढ़ा देंगे तो परमाणु की संख्या घटकर कितना हो जाएगा? n-dn। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से विकिरण उत्सर्जित होते रहता है। तो विकिरण उत्सर्जित होने के कारण जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा परमाणु की संख्या में कमी होते जाएगा। तो इसे ही लिख रहे हैं कि माना किसी क्षण t पर रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या n है तथा क्षण t प्लस dt पर परमाणुओं की संख्या घटकर n-dn हो जाती है। तो परमाणुओं की क्षय होने की दर, परमाणुओं की क्षय होने की दर को क्या लिखेंगे? dn/dt। ये क्या है? n परमाणु है, परमाणुओं की क्षय होने की दर dn/dt। अब इसे हम लोग माइनस में लिखेंगे क्योंकि परमाणु की संख्या में कमी आ रहा है। तो इस नियम के अनुसार परमाणुओं की क्षय होने की दर अर्थात -dn/dt उनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या n के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो गया। अब फिर जैसे इस अनुक्रमानुपाती को बराबर लेंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, और ये नियतांक ले लिए लेमडा। इस लेमडा को कहा जाता है क्षय नियतांक। अब यहां से हमने dt का इधर गुना कर दिए और n जो इधर n2 में था उसे डिवाइड में लाए हैं। तो ये हो जाएगा 1/n। ये n इधर जाके हो जाएगा 1/n, और पहले से क्या है? dn, और लेमडा के साथ dt का गुना कर दिए, लेमडा के साथ dt का गुना कर दिए और माइनस चिन्ह को भी इधर ट्रांसफर कर दिए, जिसे दे दिए समीकरण 1। अब यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि माना t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या n0 है। इसका अर्थ यह है t
t बराबर 0 पर परमाणु की संख्या n0 है, इसका अर्थ ये होगा कि प्रारंभिक कंडीशन में उनमें परमाणु की संख्या कितना है, n0 है। जब कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ को प्रारंभिक कंडीशन में लेके चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि वहां से एक भी परमाणु में कमी नहीं आई है, परमाणुओं का जो है किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का विघटन नहीं हुआ है, परमाणु की संख्या में कमी नहीं आई है। तो उस कंडीशन में t बराबर 0 ये समय हो गया, जब समय t बराबर 0 है तो परमाणु की संख्या कितना है, n0 है, परमाणु की संख्या में कोई कमी नहीं आया है। और क्षण t पर परमाणु की संख्या कितना है, n है। तो इन्हीं लिमिट पर, इन्हीं सीमाओं पर समीकरण 1 का क्या करना है, हम लोग समाकलन कर रहे हैं। तो ये 1/n dn है, तो 1/n dn का समाकलन कर रहे हैं। लिमिट क्या लिखेंगे, अब n का लिमिट लिखना होगा। प्रारंभिक कंडीशन है परमाणु की संख्या n0 है और क्षण t पश्चात परमाणु की संख्या n हो गया, बराबर माइनस लेमडा dt। इधर भी क्या करना है, समाकलन। अब लिमिट क्या लेंगे, प्रारंभिक समय 0 और किसी क्षण t पर परमाणु की संख्या n है, तो उसके पश्चात के समय को क्या लिखेंगे, t। तो dn का लिमिट होगा n0 से n और dt का लिमिट होगा 0 से t। तो इन्हीं सीमाओं पर, इन्हीं लिमिट पर क्या कर देंगे, हम लोग समाकलन कर देंगे। तो जैसे ही समाकलन करेंगे तो हमें पता है 1/n का समाकलन क्या होता है, log n, और ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट n0 से n इज इक्वल टू लेमडा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, पहले से माइनस है, 0 से t, अब यहाँ पे बच गया 1 इंटू dt। तो यहाँ पे अपर लिमिट को पहले रख दिए, n की जगह n, फिर लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस लगाया जाता है, लॉग n की जगह रख देंगे n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा, तो माइनस लेमडा। अब 1 का समाकलन क्या होगा, t, dt के रिस्पेक्ट में 1 का समाकलन क्या होगा, t। तो लॉग में हमें पता है जो माइनस में रहता है उसे डिवाइड में लिख दिया जाता है, तो ये फॉर्मूला है, वहां से लिख देंगे log e n अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा। अपर लिमिट रखेंगे t की जगह t, माइनस लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पे log e n अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू t। अब हम ये भी जानते हैं कि जैसे ही log को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो e बन जाएगा, और इज इक्वल टू के बाद जो भी है उसे कहाँ लिखा जाता है, पावर में। तो ये log उधर जाके e बन गया और माइनस लेमडा इंटू टी को कहाँ लिख दिए, पावर में। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n0 इंटू में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या निकला, n0 इंटू e की पावर माइनस लेमडा टी। इसे दे दिए समीकरण 2। अब जो लेमडा है क्षय नियतांक, उसका परिभाषा निकालेंगे। तो यदि t इज इक्वल टू, जो समय t है उसकी जगह 1/λ रख दी, तो समीकरण 2 से देखना, n है तो n इज इक्वल टू n0 है तो n0 e की पावर माइनस लेमडा, और t की जगह क्या रखना है, 1/λ। तो यहां से लेमडा कटेगा तो n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस 1, तो n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/e। तो यहां से क्षय नियतांक का परिभाषा निकल जाएगा। ये क्या है, क्षय नियतांक, लेमडा क्या है, क्षय नियतांक। तो यहां से इसका परिभाषा निकाल रहे हैं, क्षय नियतांक का व्युत्क्रम, उल्टा है ना, ये 1/λ है, तो क्षय नियतांक का व्युत्क्रम वह समय होता है जिसमें परमाणु विघटन के कारण, कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणुओं के विघटन के कारण जो परमाणुओं की संख्या है वो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या का 1/e गुना होता है। यहाँ पे हमने 1/λ इज इक्वल टू क्या मान के चल रहे हैं, t। तो ये क्या है, क्षय नियतांक, 1 लिखे तो क्षय नियतांक का व्युत्क्रम वह समय होता है जिसमें किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में विघटन के कारण परमाणुओं की संख्या, प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या का 1/e गुना हो जाता है। तो इस प्रकार इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रेडियोएक्टिव क्षय का नियम।